देखिए, जो बच्चे यूजीसी नेट 2024 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पीवाईक्यूज की तो जरूरत होगी ही। और आज मैं आपके लिए दिसंबर 2023 वाला सबसे लेटेस्ट पीवाईक्यू लेकर आई हूँ। पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 के 100 क्वेश्चन दोनों को यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डीआई का क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन डीआई से ही रिलेटेड आया था। क्वेश्चन है, निम्न तालिका में वर्ष 2019 से 22 के 4 भिन्न भिन्न वर्षों के दौरान बोर्ड परीक्षा देने वाले 6 भिन्न विद्यालयों ए से एफ के बालक विद्यार्थियों की प्रतिशत और बालक व बालिकाओं की संख्या का अंतर दर्शाया गया है। तालिका में प्रदत्त डाटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें यहाँ पर बालकों का परसेंटेज दर्शाया गया है और बालिकाओं का अंतर दर्शाया गया है। 2019, 20, 21 और 22 का ये डाटा यहाँ पर दिया गया है, और इसमें ABCDEF 6 विद्यालय दिए गए हैं। तो इस तालिका से रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जहां पर ये अंतर के लिए ये साइन दिया गया है, इसका अर्थ है बालकों व बालिकाओं की संख्या के बीच का अंतर। क्वेश्चन है फर्स्ट, विद्यालय बी से वर्ष 2020 और 2022 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। इसमें हमें अंतर कैसे बताना है? अंतर बताने के लिए सिंपल सा स्टेप हमें करना है। देखिए, यहाँ पर बालकों का प्रतिशत दिया गया है, विद्यालय बी में पूछा गया है यहाँ पर 2020 के। तो 2020 के कितने परसेंट बालक हैं? 48%। और इनका अंतर क्या है? 18। यहाँ पर बालिकाओं की परसेंटेज नहीं दी गई है। सेम ऐसे ही 2022 में भी परसेंटेज दी गई है, अंतर दिया गया है। हमें निकालनी है बालिकाओं की परसेंटेज। तो देखिए, इसका एक सरल सा तरीका मैं आपको ये बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो बालकों की परसेंटेज दी गई है वो है 48%। 100% में से 48% बालक हैं, तो कितनी बाकी की बालिकाएं कितनी हो गई? 52%। 52% को यदि हम 48 से माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 4। तो ये जो अंतर है ये 4% का अंतर है। 4% में हमारे पास 18 बालिकाएं यहाँ पर आती हैं। ऐसे ही यहाँ पर 2022 में 60% है, बचा हमारे पास 40%। तो 60 में से 40% माइनस करेंगे तो ये है 20% के अंदर 90 बच्चे आते हैं। तो जब ये परसेंटेज आपने निकाल ली तो इसके बाद आपको इसका 100% निकाल लेना है। देखिए, फॉर्मूला मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी आपको क्योंकि मेरे पास पेन काम नहीं कर रहा है, तो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया हुआ है, इसको दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पर मैंने वर्ष 2019 का परसेंटेज निकाल रखा है। कैसे? 52%, 48% में से माइनस किया, 4% आ गया, 4% हो गया 18। अंतर जो था हमारा वो 18 4% में आता है। तो 100% में कितना हो गया? 100% निकालने के लिए हम 18 को 4 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद निकलेगा 4.5, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 450 इसमें निकल के आ जाएगा 100% में। 100% में हो गया 450। ऐसे ही वर्ष 2022 का निकाला हमने। 60% में से 40 माइनस कर दिया तो 20% हो गया। 20% है हमारा 90 डिवाइडेड बाय 20 तो हो जाएगा 4.5, और 4.5 को फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 450 विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो 100% कितना हो गया? 450। 450 को 450 में से माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आंसर है हमारा 0। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 4 वर्षों को एक साथ लेकर विद्यालय ई से परीक्षा देने वाले
बालकों की औसत संख्या कितनी है। तो विद्यालय ई के जो स्टूडेंट हैं चारों वर्षों के वो निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसका एवरेज निकालना है। चारों वर्षों के बच्चे निकालेंगे हम, बालकों की संख्या पूछी गई है यहाँ पर, विद्यालय ई से परीक्षा देने वाले बालकों की औसत संख्या। देखिए यहाँ पर ये आ गए बॉयज, चारों वर्ष आ गए यहाँ, वर्ष 2019। 2019 में बॉयज हैं 75%, डिफरेंस है हमारा 280 डिफरेंस है। तो गर्ल्स और बॉयज की परसेंटेज वैसे ही सेम प्रोसेस हम करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेंगे, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, और बॉयज का परसेंटेज निकाल लेंगे। बॉयज का परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके लिए 560 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर 420 निकलकर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर बॉयज का जो परसेंटेज है 75% है, 560 में से 75% निकालेंगे तो ये हो गया 420। सेम ऐसे ही नीचे के भी वर्ष 2020 का निकाल लेंगे, 21 का निकाल लेंगे और 22 का भी निकाल लेंगे। ये टेबल आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद जो इन चारों का टोटल आया, टोटल बॉयज, क्योंकि हमें बॉयज देखने हैं, खाली बॉयज का एवरेज निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज देखेंगे 1752 आया। 1752 को 4 से एवरेज निकालने के लिए जितनी संख्या यहाँ पर दी गई है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल आता है। ये 4 वर्ष दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल गया 438। देखिए ऑप्शन नंबर 3 438 इसमें हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में सभी 6 विद्यालयों से परीक्षा देने वाली बालिकाओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर 2020 के सभी विद्यालयों की बालिकाएं पूछी गई हैं। इसमें भी सेम मेथड अपनाएंगे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। देखिए हमने यहाँ पर ईयर निकाले थे, तो ईयर की जगह हमारे स्कूल आ जाएंगे ABCDEFGH, और वर्ष हमारा केवल 2020 का डाटा हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर हमने बालक निकाले थे और वहां पर हम परसेंटेज बालिकाओं की निकाल लेंगे। बालिकाओं की परसेंटेज कैसे आएगी, ये 75% है, तो यहाँ बालिकाओं की परसेंटेज कितनी हो गई 25, यहाँ कितनी हो गई 40, यहाँ हो गई 30 और यहाँ हो गई 66। तो ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में बालिकाओं की परसेंटेज हम निकाल लेंगे, उसके बाद पूरे को टोटल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में विद्यालय सी से परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या का 2021 के विद्यालय ई से परीक्षा देने वाली बालिकाओं की संख्या से अनुपात कितना है। तो पहले सेम प्रोसेस से हम बालकों की संख्या निकालेंगे और बालिकाओं की संख्या निकालेंगे। स्कूल सी से बॉयज देख लिए हमने और स्कूल ई से वर्ष 2021 गर्ल्स देख लिया 198। तो यहाँ पर हम 220 और 198 का एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम समावर्तन, तो हमारा 10 और 9 इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 10:9 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में विद्यालय एफ से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय सी से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम प्रोसेस हम इसमें अपनाएंगे। पहले निकालेंगे स्कूल एफ से विद्यार्थियों की संख्या, ये निकाल ली हमने, और उसके बाद स्कूल सी से विद्यार्थियों की संख्या, और उसके बाद दोनों में से माइनस करेंगे, 250 इसमें आया, ये प्लस 50% है क्योंकि 500 और 500 हमारा हो गया 100% और 250 इसमें बचा, तो ये 50% अधिक है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी शोध प्रतिवेदन के निम्नलिखित में से कौन से खंडों पर साहित्य चोरी का पता लगाते समय समानता की जांच के लिए
विचार नहीं किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है, विचार इसमें नहीं किया जाता है। तो इसमें साहित्य चोरी क्या है? साहित्य चोरी साहित्य के अंदर होने वाली चोरी को कहा जाता है। इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे स्रोत आधारित, ये सोर्स में चोरी होती है। जब एक गलत या गैर मौजूद स्रोत का संदर्भ दिया जाता है, जो सोर्सेज होती हैं वो गलत होती हैं या वहां पर मौजूद नहीं होती हैं, फिर भी उन सोर्सेज को बताया जाता है। स्वहता साहित्य चोरी जो अपने आप ही हो जाती है, बिना किसी इच्छा के हम किसी दूसरे का कंटेंट चुरा लेते हैं, तब ये साहित्य चोरी होती है। मोज़ेक या पैचवर्क साहित्य चोरी उस साहित्य चोरी को कहते हैं, जैसे पेबंद लगाते हैं ना, मखमल में टाट का पेबंद का एग्जाम्पल आपने सुना होगा। जब हम अपने लिखे हुए रिटन वर्क के अंदर किसी दूसरे की कुछ चीजों को, कुछ बातों को डाल देते हैं अपने काम के भीतर, वाक्यांश को या पाठ को डाल देते हैं, तो वो मोज़ेक या पैचवर्क होता है। गलत ग्रंथकारिता, जब शोधकर्ता केवल उन ग्रंथों के नाम दे देता है जबकि उनकी परमिशन उसने लिखने वाले से नहीं ली होती है, तब उसे गलत ग्रंथकारिता कहा जाता है। या किसी लेखक की परमिशन के बगैर उसके साहित्य का उपयोग करना या फिर उसके साहित्य से विचारों को लेना गलत ग्रंथकारिता के अंतर्गत आता है। साथ ही इस ग्रंथकारिता में शोधकर्ता उनका विवरण भी अपनी बिब्लियोग्राफी में या संदर्भ ग्रंथ सूची में नहीं देता है। पूर्ण साहित्यिक चोरी, अपने नाम से अन्य लेखकों का काम जमा करना। प्रत्यक्ष या शब्दशः साहित्य चोरी उसे कहते हैं। दूसरे दस्तावेजों से शब्द दर शब्द पाठ प्रतिलिपि चुरा लेना, यानी एज इट इज किसी के वर्क को उतार देना। पर्यायवाची साहित्य चोरी, जब हम किसी दूसरे के काम में अपने शब्दों को डाल देते हैं, मतलब उसका शब्द को बदल के उसके दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, दूसरे पर्यायवाची का प्रयोग करके हम उसी की बात को अपने शब्दों में लिख देते हैं, वो साहित्य चोरी पर्यायवाची साहित्य चोरी कहलाती है। आकस्मिक साहित्य चोरी, उपेक्षा के कारण अनजाने में व्याख्या करना या नकल कर देना, ये अनजाने में हुआ काम होता है। तो साहित्य चोरी के इतने सारे प्रकार दिए गए हैं। अब हमारे वाले क्वेश्चन से कौन से मिलते हैं, देखिए इसमें दिया है आंसर नंबर 2 में आते हैं बी और ई, ये दोनों चीजें सभी सजातीय शब्द या नियम साहित्य चोरी के अंदर नहीं आता। और ग्रंथ सूची, देखिए ग्रंथ सूची, यहाँ पर ग्रंथ सूची नहीं आती है साहित्य चोरी में, जबकि इसमें जो ग्रंथ सूची बताई गई है वो गलत ग्रंथ सूची कारिता की बात की गई है। तो ग्रंथ सूची साहित्य चोरी में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आंसर है हमारा, बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम संबंधित कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अधिगम संबंधी कारक इसमें बताएंगे, तो देखिए ये हैं आकांक्षा व उपलब्धि अभिप्रेरणा का शिक्षार्थी का स्तर, शिक्षार्थी की तत्परता व इच्छा शक्ति, शिक्षार्थी का बुनियादी सामर्थ्य, शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आंसर है, ए बी सी डी आंसर है, ई इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आरंभिक वर्षों में कलकत्ता विश्वविद्यालय के निम्न में भी संबद्ध महाविद्यालय थे। देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो क्वेश्चन आता था अब तक, केवल वो डिस्पैच से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। 1857 में वो डिस्पैच के अनुशंसा पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके साथ 3 विश्वविद्यालय थे, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय को पूछा गया है, तो इसमें आंसर है श्रीलंका सिलोन। तो इसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय का। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना विद्यालय अधिनियम 24 जनवरी 1857 को लागू हुआ था। 41 सदस्यीय सीनेट का गठन विश्वविद्यालय के नीति निर्माण निकाय के रूप में किया गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन दरभंगा के महाराज महेश्वर सिंह बहादुर ने दी थी। और जब विश्वविद्यालय पहली बार स्थापित किया गया था तो इसमें लाहौर से लेकर रंगून
जिसे अब म्यांमार के नाम से जानते हैं, और किसी भारतीय विश्वविद्यालय के सबसे बड़े सीलोन के क्षेत्र को कवर करने वाला जल ग्रहण क्षेत्र था। देखिए यहाँ पर सीलोन का नाम दिया गया है। इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की खास बात यह भी है कि इसमें सर आशुतोष मुखर्जी लगातार 4 साल के कार्यकाल के लिए कुलपति थे, और 5वां 2 साल का कार्यकाल 1921 से 23 तक का इन्होंने दिया था। 5 नोबेल पुरस्कार विजेता इस विश्वविद्यालय से जुड़े थे। रोनाल्ड रॉस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, अभिजीत विनायक बनर्जी। ये अभिजीत विनायक बनर्जी जो थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित इन्हें किया गया था। कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में स्थित एक कॉलेजिएट सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालय है। यह एशिया के पहले संस्थानों में से एक था जिसे एक बहुविषयक और पश्चिमी शैली के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए भारत के भीतर इसे 5 स्टार यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त है, और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन बोर्ड नैक की तरफ से इसे ए ग्रेड प्राप्त हुई है। इस विश्वविद्यालय को, कलकत्ता विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा सेंटर फॉर पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंट इन पर्टिकुलर एरिया और उत्कृष्टता के लिए क्षमता वाले विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 107 संस्थान है। देखिए जब कलकत्ता विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैंने इसे बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में हमारे साथ भी एक क्वेश्चन ये भी बन जाए कि वर्तमान में इसमें कितने संस्थान हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। 160 संस्थान इसके अंदर आते हैं, जिसमें से कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र के 151 स्नातक कॉलेज और 16 संस्थान भी आते हैं। तो ये तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन था। बाकी हो सकता है कि यूजीसी ने ये इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आगे मद्रास विश्वविद्यालय या फिर बॉम्बे विश्वविद्यालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए। बाकी इसमें कुछ और भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, तो वीडियो को आगे देखते रहिएगा। निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है? देखिए महाधिकार पत्र कहा गया है वुड डिस्पैच को। यह है वुड डिस्पैच 1854, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की भी बात की गई थी। वुड डिस्पैच के बाद हंटर आयोग का प्रतिवेदन आया, और उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, इसके बाद सर्जेंट योजना आई। तो इनका सीक्वेंस तो ये है, अगर पूछा जाता है आपसे तो सबसे पहले इनमें वुड डिस्पैच है, उसके बाद हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सर्जेंट रिपोर्ट। अब वुड डिस्पैच में देख लेते हैं थोड़ा सा। चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र को वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इसे वुड का डिस्पैच नाम दिया गया। इस घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद थे। इसमें शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि के बारे में विचार किया गया था। वुड के डिस्पैच में सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए। वुड का कहना यह था कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश करते हैं उनको अंग्रेजी सिखाना एकदम से उचित कार्य नहीं है। उन्हें उनकी स्थानीय भाषा सिखाई जाए, जिससे कि वो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से कर पाए। और उनको अगर हमें इंग्लिश सिखानी है या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना है तो उसके लिए कॉलेज स्तर पर शिक्षा के लिए उन्हें तैयार किया जाए। डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या भारतीय महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। 1855 में एक पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना इनके द्वारा की गई, इनके सुझावों के अनुशंसा से, और प्रांतों में शिक्षा निर्देशकों की नियुक्ति की गई। किसी विद्यार्थी के कार्य निष्पादन की उसके अतीत के कार्य निष्पादन से तुलना करने की पद्धति को स्वयं मानक मूल्यांकन कहा जाता है। प्रामाणिक मूल्यांकन वे मूल्यांकन पद्धतियां हैं जो कौशलों और योग्यताओं का परीक्षण करती हैं जो वास्तविक जीवन परिस्थितियों में प्रयुक्त होती हैं। देखिए स्वयं मानक वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रामाणिक मूल्यांकन में भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आंसर होगा। लेकिन अभी प्रामाणिक मूल्यांकन को हम थोड़ा देखेंगे।
प्रामाणिक मूल्यांकन बौद्धिक उपलब्धियों की माप है जो सार्थक, महत्वपूर्ण और सार्थक है। प्रामाणिक मूल्यांकन प्रासंगिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, छात्रों को अधिक प्रामाणिक सेटिंग में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। मैकआर्मिस्टर के अनुसार प्रामाणिक मूल्यांकन प्रामाणिक शिक्षा स्कूल के बाहर की वास्तविकता में आवश्यक कार्यों और समस्या समाधान को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन भी कथन का दिया गया है, भारत विश्व में उच्च शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी निम्नतम धनराशि व्यय करने वाले देशों में से एक है। भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा पर व्यय प्रतिशत 1990-91 में 0.77% और 2004-05 में घटकर 0.66% रह गया था। तो ये भी दोनों तथ्य सही है, पर इनकी मैंने व्याख्या नहीं की है क्योंकि ये टेबल के आधार पर है। ये इसके लिए आपको पिछली जनगणना की और उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो धनराशि का ब्यौरा है वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध लोग संप्रेषण का प्रयोग निम्नलिखित परिघटनाओं को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए करते हैं। इन्होंने परिघटनाएं दी हैं, मानव सोपानी की, नश्वरता, मानव दुख भोग, गैर आत्म, सामाजिक दूरी। और इनका ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन नंबर 2 बी, सी एंड डी। बी है नश्वरता, मानव दुख भोग और डी है गैर आत्म। देखिए जो संप्रेषण की बात बौद्ध लोगों के लिए की गई है, देखिए बौद्ध गौतम बुद्ध के 4 संचार सिद्धांत दिए गए हैं बौद्ध गौतम बुद्ध के द्वारा। इसमें बौद्ध धर्म में संचार की शिक्षाएं आवश्यक हैं क्योंकि शब्दों और शांति का सर्वोत्तम उपयोग मुख्य रूप से विशिष्ट सांस्कृतिक स्थितियों के संतुलन पर निर्भर करता है। इसमें से प्रत्येक सिद्धांत स्वयं के साथ और दूसरों के साथ बातचीत की ओर ले जाता है। 4 सिद्धांत कौन से हैं? दयालुता का सिद्धांत, मानवता में विचारशीलता और दूसरों की देखभाल के कार्यों को इससे योग्य बनाता है। नेक्स्ट है सत्यता, सत्यता को धारण करना है। शांति, बौद्ध इस बात पर जोर देते थे कि शर्तें तभी उचित है जब लोगों के बीच शांति बनाए रखने का इरादा रखते हों। उपयोगिता, वैराग्य पर विचार करने के लिए महत्व पर जोर देते थे। तो ये 4 सिद्धांत इसमें बताए गए हैं बौद्धों के, जिसमें से कि गैर आत्म, मानव दुख भोग और नश्वरता, इन्हें संचार के संप्रेषण के प्रयोग के लिए मुख्य रूप से दर्शाने के लिए बात की जाती है। स्पीयरमैन के रो का सामान्यतः 2 क्रम सूचक चरों के बीच संबंध को की सादृश्यता और दिशा को मापने में प्रयोग किया जाता है। ये बात सही है। पियर्सन का सहसंबंध गुणांक R 2 चरों के बीच संबंध के वक्र रेखी होने पर काफी उपयोगी होता है। यहाँ वक्र रेखी नहीं कह सकते, ये भी 2 चरों का संबंध ही बताता है पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जो है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें कहा गया है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। अब क्वेश्चन है, ज्ञान उन तथ्यों को एकत्रित करने के माध्यम से प्राप्त होता है जो सिद्धांत को आधार प्रदान करते हैं। यह निम्नलिखित सिद्धांत से संबंधित है। सिद्धांत को आधार प्रदान करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो आगमनवाद की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए रचनावाद में रचना करने की बात कही जाती है, निगमनवाद में सरल से कठिन की ओर और आगमनवाद में कठिन से सरल की ओर जाया जाता है। संवृत्तिवाद संवृत्ति के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणार्थ के बढ़ते अनुक्रम में व्यवस्थित है? देखिए यहाँ पर इन्होंने एक वर्ग दे दिया है, चक्र दे दिया है कि कौन अपने गुणों के आधार पर व्यवस्थित होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है पशु, फिर कशेरुकी, स्तनपायी, गोजातीय और गाय। देखिए इसका जो सीक्वेंस है, क्लासिफिकेशन जो है इसकी, उसमें कुछ और भी चीजें सम्मिलित होती हैं, उनकी बात करेंगे हम, देखते हैं उन्हें। सबसे पहले जो किंगडम की बात करते हैं उसमें एनिमल्स आ जाता है, जिसमें हमने पशु लिया है। फाइलम में कॉर्डेट्स आ जाता है यानी कशेरुकी। क्लास बताइए इन्होंने मैमल, स्तनपाय। ऑर्डर इन्होंने यहाँ पर नहीं पूछा है।
हमारे वाले क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं पूछा गया है, फैमिली पूछी गई है होमिनिड्स की, जेनस पूछा गया है और स्पीशीज पूछी गई है होमो स्पीशीज। तो ऐसे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी लगातार यूजीसी नेट में दोहराया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। संकेत विज्ञान परंपरा के अनुसार संप्रेषण संकेतों की मध्यस्थता है। तो इसमें अंतर व्यक्तिनिष्ठ इसका आंसर होगा, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशन ही संप्रेषण के संकेतों को आगे बढ़ाते हैं। व्यापक ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति होगा तब भी वो काम नहीं करेगा, गैर व्यक्तिनिष्ठ होगा तब भी नहीं होगा, और अधिक व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति भी संप्रेषण के संकेतों को मध्यस्थता प्रदान नहीं करेगा। तो जहां मध्यस्थता की बात की गई है वहां इंटरपर्सनल रिलेशंस को हम देख सकते हैं। तो इंटरपर्सनल या अंतर व्यक्तिनिष्ठ इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राम एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। राम की तुलना में श्याम दुगना कुशल है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करें तो उन्हें कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। राम करता है एक कार्य को 18 दिन में समाप्त, और श्याम करता है एक कार्य को उसकी दुगनी स्थिति में कार्य को करता है। तो हमें देना है 18 दिन का काम। तो यदि राम और श्याम दोनों एक साथ काम करेंगे तो राम जो काम एक दिन में करेगा श्याम उसका दुगना काम करेगा, फिर राम एक दिन में काम करेगा श्याम उसका दुगना करेगा। इस प्रकार से दोनों को 18 दिन का काम पूरा करना है तो वो 6 दिन में पूरा कर लेंगे। 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति राम है और श्याम दुगना काम कर रहा है, तो 2 व्यक्ति मान लीजिए। तो 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 6 डेज हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। एक कूट में वह एक विश्व विजेता है को या सा जा मा का के रूप में लिखा जाता है। विश्व एक परिवार है को मा सा ब जा के रूप में लिखा जाता है। विजेता होना कठिन है को फ सा द का के रूप में लिखा जाता है। विजेता व है के लिए कौन सा कूट लिया जाएगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है वह एक विश्व विजेता है, तो मैंने कलर वाइज इसको कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। विश्व के लिए इसमें माँ का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी विश्व के लिए माँ का प्रयोग किया गया है सेकंड वाले ऑप्शन में। तो विश्व और माँ एक उससे कट गए, ठीक है। तो माँ हो गया विश्व के लिए। विजेता के लिए यहाँ पर का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ भी विजेता शब्द है और यहाँ भी का प्रयोग है। तो विजेता के लिए का प्रयोग हो गया। सा बचा हमारा, तो सा है यहाँ पर भी सा को है से लिया जाएगा और यहाँ भी सा को है से लिया जाएगा, क्योंकि सा इन तीनों में है और किसी में नहीं है। तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा, का और सा। विजेता के लिए का और है के लिए सा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार उप प्रकार हैं। घोषणात्मक स्मृति, कार्यविधिक स्मृति, प्रसंगात्मक स्मृति, आर्थिक स्मृति, आर्थी स्मृति। देखिए दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार पूछे गए हैं, तो ये चारों ही दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार हैं। इसकी यदि हम क्लासिफिकेशन देखें, देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी पहले हो गया, ये एक्सप्लिसाइट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। ये हो गई घोषणात्मक मेमोरी, ये हो गई एपिसोडिक मेमोरी और ये हो गई सेमेंटिक मेमोरी। प्रोसीजरल और इमोशनल मेमोरी, संवेगात्मक मेमोरी हो गई ये नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी हो गई, इसमें डिक्लेरेटिव आ गई यानी घोषणात्मक आ गई। तो हमारे बाकी के ये इसमें प्रकार आ गए। देखिए किसके प्रकार हैं, प्रसंगात्मक स्मृति, अर्थी स्मृति और कार्यविधिक स्मृति और घोषणात्मक स्मृति। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा, आंसर 4 इसमें हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय वाक्य न्याय में 5 प्रतिज्ञप्तियों में से प्रथम प्रतिज्ञा पंचम निगमन के अनुरूप होती है। न्याय वाक्य न्याय में 5 प्रतिज्ञप्तियों में द्वितीय हेतु और चतुर्थ उपनय के अनुरूप होती है। तो ये दोनों ही वाक्य सही हैं। देखिए इसे देखते हैं। न्याय वाक्यों में पहला वाक्य होता है प्रतिज्ञा का। प्रतिज्ञा में देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, पहाड़ पर धुआं है। प्रतिज्ञा के बाद आता है हेतु,
हेतु में कहा जाएगा इसलिए पहाड़ पर आग लगी होगी। अब इसमें इन्होंने आग लगने की संभावना को दर्शाया है कि क्योंकि पहाड़ पर धुआं है इसलिए वहां पर आग लगी होगी। उसी के बाद ये इससे रिलेटेड उदाहरण देते हैं। न्याय वाक्यों में उदाहरण दिया जाता है क्योंकि जहां धुआं होता है वहां आग होती है या आग के कारण ही वहां पर धुआं एकत्र होता है या धुआं इकट्ठा होता है। उसके बाद उपनय में ये देखा जाएगा कि पहाड़ पर फिर दोबारा से उसी वाक्य को सोचकर या सोच के आधार पर, विचारधारा के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि पहाड़ पर धुआं है। निगमन में कहेंगे इसलिए पहाड़ पर आग लगी है। तो न्याय वाक्यों में ये 5 प्रतिज्ञप्तियां दी जाती हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो उपरोक्त दोनों कथन हैं वो सही हैं। आंसर नंबर 1 इसमें हमारा आंसर होगा। इसके आगे की वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगी क्योंकि यहाँ मैंने 20 ही क्वेश्चंस की व्याख्या की है, क्योंकि अगर इसे मैं ज़्यादा डिटेल में करती तो बहुत लंबी वीडियो चली जाती और क्वेश्चन के आंसर भी समझ में नहीं आते। तो मैंने 20 क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखिएगा ज़रूर आगे की वीडियोस। थैंक यू।